अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज सुबह ही सुबह तड़का लग चुका है खबरों को, और नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई बड़ी जबरदस्त किस्म की, और बहरिया टाउन और खासतौर पर मलिक रियाज के हवाले से इसके अंदर बड़े इंकशाफात करके लोगों को उसके बारे में एक अलर्ट जारी किया गया था बुनियादी तौर पर। उसके बाद मलिक रियाज साहब का जो उस पर जवाब आया है वो नैले पे दल है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। तो ये दोनों बातें आपको समझाते हैं और इसका बैकग्राउंड भी बताते हैं। इसके साथ साथ जी आज एक जाली ऑडियो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और बताया ये जा रहा है कि जनाब ये मिशाल यूसुफजई और मुसरत हिलाली साहिबा जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज हैं, उनकी ये जो है ऑडियो लीक है। जबकि अगर आप उसे सुने तो ना ही वो मुसरत हिलाली साहिबा की आवाज है, ना ही मिशाल यूसुफजई की आवाज है। तो ये भोंडा सा जो मजाक है ये क्यों किया गया, इसकी भी कुछ जायजा लेने की कोशिश करेंगे। एक और तैनाती हुई है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ अमेरिका से एक अहम पैगाम भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जो तैयार की है, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। काफी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहां से करते हैं कि नैब की तरफ से क्या प्रेस रिलीज आई और उसके बाद कैसे चोरों को मोर पड़े हुए हैं। हुआ कुछ यूं है कि जी नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें ये बताया गया, अवामुन नास को मुत्तले किया गया कि जनाब बहरिया टाउन के मालिक जो है मलिक रियाज साहब, वो यूएई में जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक पूरा प्लान और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे मुतालिक आपको ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि उसमें कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट ना करे। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसी कोई सरमायाकारी की तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में शुमार होगी। उसकी वजह ये है कि बहरिया टाउन के ये मालिक मलिक रियाज साहब और उनके बेटे इश्तिहारी हैं, और ये मुबैना तौर पर बहुत से जो फ्रॉड केसेस हैं, जमीनों के कब्जे वगैरह, इन सब चीजों में मुलविस हैं। तो इनके ऊपर जो है हम इस वक्त बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि इनकी चूंकि ये इस वक्त यूएई में मौजूद हैं तो इनकी हवालगी के लिए हमने यूएई हुकूमत से भी राब्ते किए हैं और हम इसके लिए भी इंटरनेशनली कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इनके किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया हुआ है कि जी इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर इनके मौजूदा इस वक्त प्रोजेक्ट हैं उनमें रावलपिंडी और न्यू मरी में भी बहुत से जो आम लोग हैं उनकी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। इसी तरह पेशावर और जाम शोरों में भी जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है जमीन पर, उसके इनके पास मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं है। और इसके अलावा भी ये जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शहरियों से फाइलों का जो काम करते हैं, फाइलें बेचते हैं, खरीदते हैं और इस सिलसिले में पैसे बनाते हैं, जबकि उन तमाम जमीनों के इनके पास मुकम्मल दस्तावेजात और रिकॉर्ड और तमाम जो आप कह लें मिल्कियत के जो कागजात हैं वो मौजूद नहीं है। तो ये सारा फ्रॉड हो रहा है। तो इस वजह से जी आप जरा मोहतात रहें और शहरी इनके साथ कोई लेन देन ना करें और ना इनके किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें। और फिर से बताया गया कि जी हम इनकी हवालगी के लिए इंटरनेशनली कोशिश भी कर रहे हैं। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जानी मानी शख्सियत हैं, और कौन नहीं जानता कि उनके तमाम ही पाकिस्तान की जो अहम पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनके साथ भी बहुत गहरे और करीबी रवाबित हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में बैठी शख्सियात के साथ भी उनके बेपनाह रवाबित भी हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और जो बाकी जिन इदारों का भी मैंने जिक्र किया है इनके लोग हैं, इन्होंने मलिक रियाज साहब से ना सिर्फ ये कि बहुत से फवाइद उठाए हुए हैं, बहुत से लोग इनके पास जॉब्स करते हैं इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, और मलिक रियाज साहब व्हीलिंग डीलिंग में और अपने असर रसूख इस्तेमाल करने में और बहुत सारी डील मेकिंग में ये इनका एक खास असर रसूख हमेशा पाकिस्तान में रहा है। जाहिर है ये उस तरह से सामने आकर तो हर चीज नहीं कर रहे होते, लेकिन बहरहाल बहुत सी मेल मुलाकातों में, पैगाम रसानियों में, अपनी बात कहलवाने में और समझाने में और समझाने बुझाने में, ये सब कामों में मलिक रियाज साहब की लोग सुनते भी रहे हैं। क्योंकि जाहिरी बात है जब आप लोगों से फवाइद हासिल करते हैं, लोगों को फवाइद पहुंचाते हैं बदले में, तो फिर आप सब एक दूसरे के, वो पंजाबी में कहते हैं काने हो जाते हैं। मतलब ये कि आपकी कमजोरियां एक दूसरे के हाथ में होती हैं, तो फिर इसलिए आप एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं जाते।
تو ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ اس وقت جو القادر ٹرسٹ کیس عمران خان صاحب کے خلاف جس میں فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس کیس میں بھی اشتہاری قرار دیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ یہ خبر بھی مختلف صحافیوں کے تھرو بریک کی گئی کہ جی ملک ریاض تو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور القادر ٹرسٹ کیس میں وہ گواہی دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ عمران خان نے کیسے ان سے فائدے حاصل کیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ حقیقی طور پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ملک ریاض صاحب نے کوئی گواہی بھی نہیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے اوپر بالکل ہی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا، نہ ان کے حق میں نہ ان کے خلاف. اس کے بعد یہاں پر ملک ریاض صاحب کو دباؤ میں بھی لانے کی کوشش کی جاتی تھی. پہلے تو انہیں منایا جا رہا تھا پیار محبت سے، اور پھر تھوڑا دباؤ بھی ڈالا گیا کہ جی آپ کے بھی ہم دفتر وفتر سیل کر دیں گے، اور کچھ معاملات اس طرح کے کیے بھی انہوں نے. اس کے بعد ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے، اور پھر اب وہ دبئی، متحدہ عرب امارات وغیرہ میں ہی مقیم ہیں، اور وہیں پر اپنے مختلف پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو تازہ نیب کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کے بعد جو ملک ریاض صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹر پیغام پر یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے کل بھی جو مجھے کہا، میرا کل بھی جواب وہی تھا، میرا آج بھی جواب وہی ہے، میں کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا. تو بین السطور انہوں نے بتا دیا کہ جی ان کو خاص طور پر گواہی کسی کے خلاف دینے کے لیے کنونس کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی انہی دھمکیوں وغیرہ کی وجہ سے میں بیرون ملک مجبور ہو گیا کہ شفٹ ہو جاؤں اور وہاں پہ کام کروں. باقی ظاہر ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا کہ جی میرا تو کام بڑا صاف ستھرا سا ہے، اور میں تو پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان میں انٹرنیشنل سطح کے لیول کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بنانے کے لیے اپنی محنت کرتا رہا ہوں، اور یہ کام میں آگے بھی کرتا رہوں گا، اور اس سے تو پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، اور الٹا آپ لوگ جو ہیں مجھے پھنسا رہے ہیں. نہ میں نے پہلے کبھی کسی کو پولیٹیکلی فائدہ یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نہ میں اب کسی کے خلاف ایسا کوئی کام کروں گا. اور واضح طور پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی میں تو کسی عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ جو ان کی ساری ٹویٹ ہے یہ اپنے آپ میں بڑی مزیدار ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ایک اور جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اگر مجھے زیادہ تنگ کیا گیا تو مجھے مجبور نہ کریں کہ میرے دل کے اندر بھی ایک طوفان چھپا ہوا ہے، اور جو پچھلے 25-30 سالوں کا سالہ کچا چٹھا ہے وہ میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ میرا بھی ضبط کا دامن جو ہے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور پھر میں بھی ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے آؤں. تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی بھی لگا دی ملک ریاض صاحب نے. اور یہ وہی بات ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جب ایک دوسرے کی کمزوریاں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ بلیک میلنگ کام نہیں آتی. تو اگر آپ ملک ریاض کو بلیک میل کریں گے تو پھر بڑے بڑے نامی گرامی سفید پوش اور ایسے بڑے معتبر نام، ٹھیک ہے نا، تو ان سب کے کچے چٹھے کھلیں گے. پھر ان کی خاندانوں کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی. پھر پتہ چلے گا کس نے کہاں کہاں پورے ان سے نہ صرف یہ کہ پلاٹ لیے، گھر خریدے، محل بنائے، فارم ہاؤسز بنائے، کس نے بیرون ملک دورے کیے، آگے سے کہاں کہاں تک ان کے وسائل سے کس نے فائدہ اٹھایا. تو پھر وہ تو ہر چیز کا حساب بھی رکھتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ چوروں کو پڑ گئے مور والی صورتحال ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے آپ سب کو ہانک رہے ہیں تو چلو بھی کسی کو بھی ہانک لیں تو وہ بھی اگلا بڑا تگڑا ہے. اور اس کو اب آپ جو بھی کہہ لیں، انہوں نے کبھی بھی ایون اس سے پہلے بھی میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ان سب کے ساتھ ان کے بہت سارے لین دین رہے ہیں، معاملات رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے خلاف بھی کبھی کوئی بات نہیں کی. آپ ان کے ویسے تو وہ بہت زیادہ انٹرویوز نہیں دیتے، لیکن 2-4 انٹرویوز جو ان کے موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر، اس میں آپ دیکھ لیں تو وہ کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے. تو کم از کم اتنا شرم لحاظ رکھ رکھاؤ وہ رکھتے ہیں کہ جو بھی معاملات پس پردہ ہوتے ہیں وہ پھر دوسرے کی بھی اسی طرح عزت رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ چونکہ اب تمام حیا وغیرہ کے جو لبادے ہیں وہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ چکے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی اسی طرح بے دید اور بے لحاظ ہو جائیں، اور جس طرح یہ کہیں اسی طرح سب جو ہے وہ آ کے بد زبانیاں بھی کریں اور لوگوں پہ الزام بھی لگائیں، جھوٹی سچی گواہیاں بھی دیں. تو کچھ لوگ اس طرح کے نہیں بھی ہوتے، وہ نہیں بھی اس چیز پہ مانتے. بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بڑے کلین ہیں، ممکن ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے صحیح الزامات ہوں، لیکن بہرحال کم از کم اس معاملے کے اوپر ملک ریاض صاحب جو ہے وہ فی الحال ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دیا ہے توقعات کے برعکس. اور یہ صرف ایک وہی نہیں ہے، ویسے بھی اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہے بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے خلاف کرنے کی، کیبنٹ کے ممبرز کو اس بات کے لیے کوششیں کی ہیں کہ عمران خان کے خلاف گواہیاں دیں. ان میں سے 1-2 لوگوں نے ضرور دی ہیں، جیسے پرویز خٹک صاحب ہو گئے یا یہ اون چودھری وغیرہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں.
लेकिन अदरवाइज जो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं दी, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ काम किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम खामोश हो जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी मौजूद रहे। तो बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा की एक बड़ी गवाही हो सकती थी, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने भी खिलाफे तवक्को और सबको हैरान भी किया कि ना सिर्फ डट के खुद जेल काटी बल्कि इमरान खान साहब की सपोर्ट बनी वो पूरी। और फिर उसके बाद मलिक रियाज साहब हों, जनरल फैज हमीद हों, इन सब के नाम आते रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हकीकतन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं लाई जा सकी। और जाहिर सी बात है इसका फायदा तो इमरान खान साहब को पहुंचा है कि जब जो मेन लोग हैं कल्प्रिट्स अगर जो इस पूरे नामजद रहे हैं मुकदमात में वो ही अगर उस तरह से ना साथ दें तो फिर कैसे आप मुकदमे को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी है। बहरहाल जी अब मलिक रियाज जाने और उनको धमकाने वाले जाने, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है हम तो चाहेंगे कि मलिक रियाज जरूर पोल खोलें, सबके कच्चा चट्टा खोलें, पता तो लगे कि जो ये जाली मोतबर लोग बन के बैठे होते हैं इनका अंदर क्या है और अंदर से किस कदर गलाजत का शिकार है। जरा सारी चीजें कौम के सामने भी आनी चाहिए। बहरहाल इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब आपसे जिक्र करते हैं उस जाली ऑडियो का जो मार्केट में आज फेंकी गई है। और इसमें अपने तौर पर ये जाली ऑडियो जो तैयार की गई है ये मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और मिशाल यूसुफजई साहिबा जो कि पीटीआई की रहनुमा और वकील हैं, उनका ये आपस में एक कॉन्वर्सेशन है जिसका टुकड़ा जो है वो रिलीज किया गया, जिसमें वो ये बताने की कोशिश की गई है कि मिशाल यूसुफजई साहिबा मुसर्रत हिलाली साहिबा से कह रही हैं कि जी खान की जिंदगी तो बस अब आपके हाथों में है, आप लोग देख लें, फायदा होना चाहिए उनको केसेस में। और मुसर्रत हिलाली साहिबा कह रही हैं कि नहीं नहीं आप तो फिक्र ही ना करो और मैं तो खुद बड़ी खान की फैन हूं, अंदाजा लगाएं आप, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ये भी कहती हैं कि जी वो मेरा एक काम भी फंसा हुआ है भांजे का पेशावर सेक्रेटेरिएट में। तो वो मिशाल यूसुफजई साहिबा कहती हैं आप उसकी फिक्र ही ना करें, मैं बीबी से कहा कि वो सारा काम आपका करवा लूंगी, बल्कि समझे हो गया। तो जनाब वो कहती हैं बस ठीक है आप भी अपने केसेस की जो है फिक्र ही ना करें, तो वगैरह वगैरह। मतलब इतनी भोंडी हरकतें हैं कि कोई भी सुन के साफ एक सेकंड में पहचान सकता है कि ना तो ये मुसर्रत हिलाली साहिबा की आवाज है और ना वो मिशाल यूसुफजई की आवाज है। मतलब एक सेकंड में आप पहचान सकते हैं। दूसरा अगर आपने इस तरह की कोई फैब्रिकेटेड चीज कोई भोंडे किस्म के ये आपने इस तरह की हरकतें करनी होती हैं तो कम से कम थोड़ा सा तो आप उसको कोई हकीकत का टच दिया करें। वो इतना ज्यादा वो इतनी खराब किस्म की प्रोडक्शन है कि मतलब है कि बंदा आप कभी सोच सकते हैं कि इस तरह अगर कोई बात हो भी तो कोई इस तरह ही सीधे सीधे अल्फाज में बात कर रहा होगा कि हाँ हाँ मैं तुम्हें फायदा पहुंचा रहा हूं तुम मुझे फायदा पहुंचाओ। तो अजीबो गरीब सूरत हाल। तो बहरहाल ये सारी चीजें मकसद इसका यही नजर आता है कि कंट्रोवर्सीज रहें। और दूसरी चीज ये कि जी ये साबित करने की भी एक भोंडी कोशिश है कि मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है वो कोई पीटीआई को सपोर्ट करती रही हैं या उसको कोई फेवर देती रही हैं। हालांकि सबको पता है वो तो काजी फैज ईसा की राइट हैंड थी और बल्ले का जो निशान का फैसला था उसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया था। और अभी भी जितने केसेस लगे हुए हैं वो हर केस में हमेशा वही रिमार्क्स दे रही होती है जो पीटीआई के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो सबको पता है कि वो कितनी उनको फेवर करती हैं। तो बहरहाल ये बड़ी एक मज़ाक़ खेज़ सी ऑडियो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज्यादा तवज्जो भी इसलिए हासिल नहीं कर सकी क्योंकि सुनते ही पकड़ी जाती है। अगर कोई बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की प्रोडक्शन थी, कोई बेहतर प्रोडक्शन करें, अगर आपने कोई जाली काम भी करना होता है तो उसको कुछ तो कोशिश किया करें, मेहनत तो करनी चाहिए ना, पैसे लगते हैं कुछ भी है तो कम से कम कुछ तो मेहनत करवानी चाहिए ऐसे लोगों से जिनको आप इस काम के लिए हायर करें और पैसे दें। लेकिन बहुत ही थकी हुई प्रोडक्शन थी। उसके बाद जी बात कर लेते हैं कि आज अमेरिका से एक पैगाम आया है ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि आपको पता है मैं पहले भी इनके ट्वीट्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। एक बड़ी अहम आवाज है ये, क्योंकि बहरहाल ये पहले खुसूसी एलची भी रह चुके हैं जनूबी एशिया के लिए और अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, सिफारतकारी करते रहे हैं। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट अपने ट्वीट में दी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी मीनिंगफुल भी है। उन्होंने एक दफा फिर इमरान खान साहब की आजादी की बात की, इससे पहले भी वो कई दफा कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जो जयशंकर हैं इंडिया के वजीर खारजा, वो अमरीकी सदर की हल्फबर्दारी की तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की, उसमें उन्हें इनवाइट किया गया था बाकायदा सरकारी सतह पर। तो यही बात वो दोहरा रहे हैं कि अगर आज इमरान खान जेल से बाहर होते, रिहा होते, आजाद होते तो यकीनी तौर पर गेस्ट ऑफ ऑनर होते ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब में। ये कितनी बड़ी बात है, यानी आपके जो मौजूदा लोग हैं सेटअप में उनको किसी को इस काबिल नहीं समझा उन्होंने कि उनको इनवाइट करते। मतलब कोई टिकट खरीद के चला जाए मेला देखने तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने सरकारी सतह पर उन्हें इनवाइट नहीं किया, ना उनको इतनी हैसियत दी। और एक शख्स जो जेल में बैठा उनके बारे में ये बात कह रहे हैं कि अगर वो आजाद होते तो वो गेस्ट ऑफ ऑनर हो सकते थे
तो ये अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक ऐसा शख्स जो आपके मुल्क को अहमियत दिलवा सकता है, आपने उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब ये बाहर के लोग इस बात को, उसकी अहमियत को समझते हैं, लेकिन घर के जो लोग हैं वो फिलहाल दुश्मनियां निकालने और अपनी छोटी छोटी नौकरियों के पीछे जो हैं वो मुल्क से दुश्मनियां निकाल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने साथ ही फिर दोबारा इस बात का इजहार किया कि इमरान खान को फ्री करना चाहिए और जो ये सारा आपका मुल्क एक मेल्ट डाउन की तरफ जा रहा है, इससे बचना चाहिए। तो ये ज़ल्म खलीलजाद का एक ट्वीट है जो कि बड़ा ऑब्वियस है और बड़ा मानी खेज है। आज वैसे कैपिटल हिल में हेयरिंग भी होने जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था 26 नवंबर के वाकयात की, उस पर भी सबकी नजरें हैं। और इस दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये तो आपको पता है कि जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है झूठा कि जनाब गोली कोई नहीं चली और ये वो, तो उन्होंने इसका जायजा लेने के लिए जो पीटीआई के एक कारकुन हैं, जख्मी कारकुन हैं, उनसे राब्ता किया। और ये जख्मी कारकुन याफिज खान इनका नाम है और हजारा से इनका ताल्लुक है। आपने देखा होगा इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल थी। लंबे लंबे से इनके बाल हैं। ये वीडियो बना रहे थे उस दिन और एन वीडियो बनाते हुए ही इनकी टांग में गोली लगी थी। तो वो सारा जो मंजर है वो ऑटोमेटिकली उस वीडियो में आ गया। तो उसके बाद ये अस्पताल शिफ्ट हो गए और फिर इन्होंने जो है अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए जब कोशिश की तो फिर इन्हें लगा कि कहीं वहां पे भी पुलिस ना आ जाए, तो इसलिए ये वहां से चले गए और फिर पेशावर शिफ्ट हो गए थे। बहरहाल अभी तक भी वो जो गोली है वो इनके अंदर बॉडी के मौजूद है। ये सारी बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी वॉइस ऑफ अमेरिका को बताई। वॉइस ऑफ अमेरिका के ये नुमाइंदे कहते हैं कि जब हमने इस बात को चेक करने के लिए कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं है, इनको हम अपने तौर पर लैब लेके गए और वहां जाके जब हमने इनका एक्सरे करवाया तो फिर पता ये चला कि जनाब अल्ट्रासाउंड करवाया और एक्सरे करवाया तो पता ये चला कि इनके बॉडी के अंदर एक गोली मौजूद है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि उससे पता चला कि ये जो वाकया था ये हुआ और ये नहीं है कि जो हुकूमत बात कर रही है कि जी गोली ही नहीं चली, उससे फिर ये तरदीद होती है वाकये की। तो बहरहाल ये अहम चीजें हैं और ये कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे कई और सबूत जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और इसमें से बहुत सारे सबूत तो पीटीआई ने महफूज कर रखे हैं गूगल ड्राइव में भी। और एक प्रॉपर फोरम का जो ये मुतालबा किया जा रहा है 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का, उसी में पीटीआई समझती है कि वो तमाम सबूत जो है वहां पर फोरम के सामने रखे जाएं, क्योंकि उनको खदशा ये है कि अगर उससे पहले बहुत से नाम सामने लाए गए जख्मियों के या चीजें जो मुख्तलिफ इनके पास सबूत हैं वो लाए गए, तो ये ना हो कि उन लोगों को जाके प्रेशराइज किया जाए या उनके लिए मुश्किलात और मसाइल खड़े किए जाएं, जो कि ऑलरेडी खड़े किए भी गए हैं बहुत से वाकयात में। तो वो ये समझते हैं कि प्रॉपर फोरम पर ही हम सारे सबूत सामने रखेंगे। अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। बज़ाहिर तो हुकूमत कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही। आखिर में आपको ये कहानी एक और बता दें बड़ी इंटरेस्टिंग कि जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर साहब, जिनकी उम्र 85 साल है, उनको जनाब लापता अफराद का ऑलरेडी कमीशन काम कर रहा है, उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाएं 85 साल के बुजुर्ग हैं ये, मतलब 85 साल के बुजुर्गों को आमतौर पर घर में बाहर नहीं जाने दिया जाता कि कहीं वो गुम ना हो जाएं, उनकी मतलब कंडीशन इस तरह की नहीं होती, और आपने गुमशुदा अफराद को ढूंढने के लिए उनको सरबराह लगा दिया है। इसी से इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगा लीजिए कि ये असल में हल ही नहीं करना चाहती गुमशुदा अफराद का मसला। मिसिंग पर्सनस के लिए जो पहले भी लापता अफराद के कमीशन थे, उसके रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल जो थे वो हेड थे और उनके भी कारस्तानियां करतूतें सारी आपको पता ही हैं। और उसके बाद अब जो उनको रिप्लेस करने के बाद बनाए गए हैं तो उनका भी आप अंदाजा लगा लें। 85 साल बुजुर्ग को, जिनकी खुद कल अभी कोई अयादत भी करने गया हुआ था नून लीग में से, यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो बेचारे बीमार शिमार रहते हैं, उनको जो है इन्होंने उठा के लापता अफराद का कमीशन बना दिया, हेड बना दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना के चाहते हैं कि ये मसला हल हो। तो ये इनकी संजीदगी है। और दूसरी तरफ हम ये एक वाज़े चीज देख रहे हैं कि सिर्फ बुजुर्गों, रिटायर्ड लोगों, उसके लिए ये मुल्क जो है इस वक्त जन्नत बना हुआ है, और जो नौजवान लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए, उनके लिए रास्ते दरवाजे बंद हैं, उनके लिए मुकदमात हैं, उनके लिए जेलें हैं, उनके लिए ये है कि ऑनलाइन बिजनेस भी ना वो कर सके, उनके लिए इंटरनेट की बंदिश है। ये तोहफे है नौजवान नस्ल के लिए। और बुड्ढों के लिए यहाँ पर काफी कुछ है, यहाँ पर उनके लिए ओहदे भी हैं, मराहत भी हैं, ताकि कुछ करे भी ना वो और इनका भी कुछ ना बने और उसके साथ साथ काम भी जूं का तू लटका रहे। तो ये है जी वतन अजीज की इस वक्त अफसोसनाक कहानी।
لیکن یہ ساری کہانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو خوب سمجھ آ رہی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی اس طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے لوگوں کو تو سب نظر آ رہا ہے کہ کون ملک کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون نہیں.